दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। सभी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, आदाब। साथियों, हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मालूम ही है कि पिछले कई दिनों से हम कुछ समस्याओं को, जो हिंदुस्तान के लोगों की समस्याएं हैं, हम आप तक लेकर आ रहे हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपको दिखा भी रहे हैं और आप उस पर अपने कमेंट्स भी दे रहे हो। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देश विदेश के दर्शक अपने कमेंट्स भी भेजें कि उसमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। हम बात कर रहे थे 4 अक्टूबर हो गई आज और अभी 2 अक्टूबर होकर गई है। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर को, जैसे आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, उनका जन्मदिन था। और साथ ही जन्मदिन था हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री रहे, जो धरती पुत्र जिसे हम कहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय अगर हम बात करें तो अकाल पड़ा था। जी हाँ, अन्न की कमी हो गई थी, जिसे हम अपनी किसानी भाषा में कहें, अपनी हिंदुस्तानी भाषा में कहें कि उस वक्त अन्न की कमी हो गई थी, अकाल पड़ गया था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया था कि वो एक दिन का व्रत रखें, यानी कि फास्ट रखें। लोगों ने उनकी बात मानी थी। इससे भी ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान के धरती पुत्र किसानों को एक अपील की थी कि किसान भाइयों, हरी क्रांति जब तक नहीं आती हिंदुस्तान में, तब तक के भूखमरी को हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये आह्वान रंग लाया, हरित क्रांति आई और उसके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों का। जी हाँ, मैं फिर एक बार आपको ये बात बता दूं कि हरित क्रांति हिंदुस्तान में लाने में सबसे बड़ा योगदान रहा पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों का। और उसके अंदर एक चीज और कड़ी मैं जोड़ना चाहता हूं। आप लोग तो वैसे जानते ही होंगे, विद्वान लोग हो आप सभी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा कि आज से कुछ दशक पहले, अगर हम 4-5 दशकों की बात करें, 40-50 साल पुरानी बात करें, हमारे बुजुर्ग जो खेती करते थे इस एरिए में, आपके हरियाणा पंजाब में, यहाँ सिर्फ कनक होती थी, दालें होती थी, कुछ रेतले इलाकों में मूंगफली होती थी, इस चीज़ की खेती होती थी। लेकिन हमारे किसान वीरों ने, धरती पुत्रों ने हरित क्रांति लाते हुए यहाँ पर बासमती जीरी का उपजाऊ शुरू किया, उत्पादन शुरू किया और धरती का सीना चीर कर, धरती माँ के अंदर उन्होंने यहाँ पर बासमती, अगर हम कहें जीरी का सीजन, जीरी शुरू की और चावल यहाँ पर उगाने शुरू किए, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान की अगर हम चावल की बात करें, निर्यात होने लगा। जी हाँ, हिंदुस्तान का चावल बाहर जाने लगा, हिंदुस्तान से गेहूं बाहर जाने लगी थी। इतना उत्पादन हमारे किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने किया। अगर दूसरी बात मैं एक और करूं, क्यों अभी पीछे एक बहुत बड़े नेता का एक बयान मैं पढ़ रहा था अखबार में, उनका ये कहना था कि हमारे पंजाब हरियाणा के अंदर चावल बहुत कम लोग खाते हैं। चावल का सिर्फ ये होता था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा खीर बना के खा ली, या कोई पार्टी हो या जैसे कोई फंक्शन होता था उसमें मीठे चावल बनाकर बांट दिए, खेड़े का जग हो उसमें मीठे चावल बांट दिए, कोई धार्मिक स्थान का कोई हो उसमें खीर बांट दी, इस तरह हमारे चावल लगता था। लेकिन धन्य हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसान, जिन्होंने जीरी लगाना शुरू किया, चावल का उत्पाद शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में गया। उसके बाद भी हमारे किसान पुत्रों की समस्याएं हल नहीं हुई। जो सरकार आई पूरा आश्वासन देती रही, ABC कोई भी सरकार आई हो, आप जानते हो। अगर हम 1947 की बात करें, उसके बाद से ही किसान पुत्र अपना उत्पादन बढ़ाता रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। हमेशा उसको अपने पसीने का मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा, चाहे उसमें किसी की सरकार रही हो, कोई सरकार आए कोई जाए, किसान पुत्र वहीं खड़ा है जहां था। और आज भी किसान को अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर बात करें, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठे हैं।
और सड़कों पर बैठ के पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नौजवान किसान साथी, जिनके हाथ में आने वाला भारत का भविष्य है, जी हाँ, किसान हमारे साथ हैं। नौजवान हरकेश सिंह जी मौड़ी प्रेसिडेंट हैं किसान क्लब अंबाला के, हमारे साथ हैं। मौड़ी साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी तरह हमारे साथ कुलवंत सिंह जी खैरा, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं और जो बासमती, जो मैं चावलों की बात कर रहा था, उसके माहिर हैं। उन्होंने एमफिल कर रखी है, लेकिन स्टडी छोड़कर बच्चों को वो पढ़ाते थे, लेकिन अब किसान बने हुए हैं और किस तरह फसल को और अच्छा बनाया जा सके उस ओर ये पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम कुलवंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले हरकेश जी, मैं आपसे बातचीत शुरू करता हुआ, आप एक नौजवान किसान हो और नौजवान किसान, एक चीज पीछे 27 तारीख से आपका एक अंबाला शहर में धरना चल रहा था। बाकी किसानी की हम बात करेंगे हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, क्योंकि मेरे पास कनाडा से और न्यूजीलैंड से कई फ़ोन आए थे कि वालिया जी, ये धरना किस चीज़ का चल रहा है, किसानों की किन किन मांगों को लेकर अंबाला में ये धरना चल रहा है, इसके बारे थोड़ी जानकारी देंगे। देखिए, जो आजकल सीजन है, धान का सीजन है, और जो हमारी 25-26 तारीख सितंबर की होती है जी, खासकर स्पेशल में हर जिले का अपना टाइम है जी। अंबाला के अंदर 20% अगेती धान जो मंडी के अंदर बिक जाती थी 25-26 तारीख को, लेकिन सरकार ने लेट खरीद स्टार्ट की। 26 तारीख तक कोई खरीद स्टार्ट नहीं हुई मंडियों के अंदर, प्राइवेट ने भी किसी ने नहीं लिया जी। ये सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हुआ। और जब 26 तारीख को सरकार ने किसानों के प्रेशर के अंदर आकर के कहा कि हमने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दी, बीजेपी में जो सत्ताधारी पार्टी है उसने बड़ा प्रचार प्रसार किया कि हमने जी अगेती खरीद जो है स्टार्ट कर दी 26 तारीख को हरियाणा और पंजाब के अंदर सर्कुलर जारी कर दिया। लेकिन 30 तारीख तक हमारी यहाँ अम्बाड़ा की जो मार्केट है उसके अंदर एक बैग तक भी कोई किसान बेच नहीं पाया, सरकार ने कोई खरीद नहीं की। तब जाकर के जब 3 दिन 4 दिन कोई खरीद ना हुई, 28, 29, 30 तारीख को किसान धरने पे बैठे और लगातार बैठे रहे। तो इसका जो कल तक आपका 3 अक्टूबर की शाम तक आपका धरना चलता रहा, उसके बाद जैसा हम लाइव दिखा रहे थे वहाँ से कुछ पता लगा कि कुछ सरकार के लोग आपके पास आए, क्या बातचीत हुई, उसके बारे थोड़ा बताएंगे कि धरना किस कंडीशन पे आपने समाप्त किया। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं जी, और जो CID के अफसर साहबान थे वो बार बार आते रहे, संपर्क में उन्होंने लिया। हमने कहा एक ही डिमांड है, खरीद स्टार्ट कर दो। नहीं, अभी तो नहीं कर सकते। हमने कहा जब आपने खुद ही कहा है कि खरीद स्टार्ट होगी तो दिक्कत क्या है? कहने लगे नहीं नहीं, हमने खरीद के लिए लोगों को बुलाया, एक सरकार ने पोर्टल सिस्टम कर दिया जी, पोर्टल से कोई दिक्कत नहीं है किसान को, हम सहयोगी हैं उसके। लेकिन इन्होंने अब की बार इस सीजन में क्या कर दिया, जिसका ना तो सरकार को ही कोई लाभ है जी, कि हम जैसे ही पोर्टल पे जितनी आपकी फसल है उसका हम मैसेज भेजेंगे आपको किस दिन लेकर के आना है, ठीक है, तो उसका सरकार को भी कोई लाभ नहीं। और दूसरी बात, किसान को कोई लाभ नहीं। पता नहीं क्यों ऐसी नीतियां ये लोग बनाते हैं और क्यों इन्होंने बनाई। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि किसी किसान के पास 1 क्विंटल का इन्होंने मैसेज भेज दिया कि आप आज के दिन 1 क्विंटल लेके आ सकते हो, गेट पास आपको मिलेगा। किसी को 5 का भेज दिया। अच्छा। जबकि धान की अगर कम से कम कटाई कंबाइन को लगाता है 1 एकड़ की तो होती ही होती है। बिल्कुल। 1 एकड़ का इन्होंने खुद कहा है कि हम 30 क्विंटल लेंगे। इतना तो निकलता ही निकलता है। 25 और 35 के बीच में एक आपका एकड़ में निकलती है, एवरेज है जी। तो जब 5-5 क्विंटल ये मंगाएंगे तो कैसे खरीद होगी? मेरे को तो ऐसे लगा जैसे जानबूझ के सरकार ने ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है, सरकार ने खुद में एक बनाई हुई समस्या है। जैसे हर साल बिकती थी वही सरकार लेने वाली थी। FCI हरियाणा की एक एजेंसी है, हैफेड, कॉनफेड, ये एजेंसियां खरीदती थी, वही आज भी खरीदने वाली हैं। तो ये सरकार ने क्यों समस्या खड़ी की? तो उसके हम कहते रहे कि ये इसको दूर करो। इन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया, कल सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के ब्याह पे कि अगर किसानों की खरीद होगी तो हमने धरना समाप्त कर दिया।
बहुत बड़ी आपने बात बताई कि सरकार ने आपकी बात मान ली। ये पोर्टल वाली जो थोड़ी सी दिक्कत थी, आपने बताया कि देखिए 1 एकड़ में भी अगर हम बात करें, हमारे पास नौजवान साथी दोनों बैठे हुए हैं, कुलवंत जी से भी बातचीत करेंगे कि बासमती या दूसरा भी चावल लगाएं, 1 एकड़ के अंदर 25 और 35 क्विंटल के बीच में झाड़ निकलता है। ठीक है। और पोर्टल पे आपको मैसेज आ रहे हैं कि 5 क्विंटल भेज दो या 1 क्विंटल ले आओ या 10 क्विंटल ले आओ। ये दिक्कत थी, ये हमें मोदी जी ने बताया। ठीक है। तो आप भी उसमें शामिल थे धरने में? हाँ, धरने में 5 के 5 दिन शामिल था जी। तो ये जो फैसला हुआ ठीक हुआ आपके हिसाब से? फैसला तो ठीक हुआ, पर ये अफसरशाही, ये सरकार है, ये निकम्मी है। हम तो ये कहेंगे, ये इसका मतलब विश्वास नहीं हम कर सकते हैं। सरकार का धरना तो उठा लिया हमने, पर हमें आज भी विश्वास नहीं है इस सरकार के ऊपर ये हमारी समस्या को हल करेगी। जैसे तैसे कुछ ना कुछ ये फिर हमारे इसके साथ छेड़छाड़ करेगी जो हमने मांग रखी है। बाकी देखो, यदि हमारे साथ ठीक चलती है, किसानों की खरीद होती है, समय अनुसार पेमेंट होती है तो ठीक है, नहीं तो हम किसान यूनियन वाले सभी साथी दोबारा फिर उसी स्थिति में अपने धरने में बैठ जाएंगे। वो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। ये बहुत इन्होंने एक दिल को छूने वाली बात कही कि कई बातें इन्होंने एकदम कर दी। हमारे ढिल्लों कुलविंदर जी हैं, किसान एकता जिंदाबाद, जशन जी हैं, हरदीप जी हैं, यूज़र जी हैं, सुरेश पटेल हैं, ये सभी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने किसानों की लड़ाई बहुत बढ़िया लड़ी। और ये लिख रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद। हमारे एक यूज़र हैं मिस्टर कोहली, वो लिख रहे हैं देशद्रोही वो नहीं जो कंगना के साथ नहीं, बल्कि वो हैं जो किसानों के साथ नहीं। हमारे व्यूअर्स हैं, अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। और हमारे गुरदेव सिंह जी भी लिख रहे हैं। तो एक चीज़ मैं मोदी जी आपसे और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। आप किसानों के नेता भी हो, नौजवान नेता हो, आपने ये धरना भी देखा, प्रदर्शन भी देखे। ये जो 3 अध्यादेश हैं, जो मेन मुद्दे पर हम बात करें, 3 अध्यादेशों में सरकार तो कह रही है बहुत बढ़िया है, किसान को हम रिलीफ दे रहे हैं, किसान को हमने कर्जों से मुक्त कर दिया, किसान को हमने एक नया सिंहासन पर बिठा दिया। किसान को अभी तक वो जमीन पे था, अब हमने उसको कुर्सी पे बिठा दिया। ये कहाँ तक सहमत हो आप? ये जो सरकार तीनों बिल लेके आई है जी, मैं इनके साथ मैं तो इसको एक ढकोसला कहूँगा। सिंहासन पे इन्होंने अगर बिठाया है तो कॉरपोरेट को बिठाया है जी, इन तीनों बिलों के। ये इसमें वालिया जी बोलते हैं कि हमने 1 नेशन 1 मार्केट कर दिया जी, कि पूरे देश को एक मार्केट बना दिया। सबसे पहली बात यही झूठ है कि पहले कोई बॉन्डिंग है ही नहीं थी ऐसी कि हरियाणा का पंजाब में नहीं बेच सकता, हरियाणा का किसान या यूपी का किसान हरियाणा में या हरियाणा का यूपी में। हालांकि गन्ना है एक मिल पे नहीं उठाया जाता, पंजाब में चला जाता है, पंजाब का गन्ना हरियाणा में जाता है, जाता रहा, बिल्कुल अब तक चलता है। तो इन्होंने ऐसा नया इसमें क्या किया, इनकी लैंग्वेज इतनी बढ़िया इन्होंने बनाई है, जो लिखने वाले की टेक्निक बहुत बढ़िया है कि दूसरे को समझ में आता है कि शायद ये बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि हर आदमी को नहीं पता है, तो किसान को पता है कि पहले भी ऐसा था। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। दूसरा जो बिल का इनका हिस्सा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कुछ नया नहीं लेके आए, लेकिन इसमें इन्होंने किसानों के लिए एक, मैं ये कहूँगा कि किसानों को बांधने का काम किया है। कैसे? हाँ, ये है कि जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फार्मर बड़ा खुश होकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि एक कंपनी आई है, मैं उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मान लो वालिया जी आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, फार्मर हूँ, मैंने कोई फसल बोनी है, आपने कर लिया कि मैं 1000 रुपये क्विंटल आपको दूंगा, आप ये फसल बोलो जी। मैंने वो बोली, जब वो फसल 4 महीने बाद या 5 महीने बाद या 3 महीने बाद आएगी, उस टाइम में अगर तो मार्केट में रेट है अच्छा जी, तो सर फार्मर बंद गया, उसको देना पड़ेगा 1000 रुपये क्विंटल। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर मान लो रेट राइज नहीं करते, रेट गिर जाते हैं, गिरने की टाइम में क्या है, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। ऐसा मेरा निजी और पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं किसी प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कहूँगा। एक बार मैंने आलू का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सर्टिफाइड सीड पैदा करने का, NHRDF का। NHRDF एक नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, फाउंडेशन है, जो सरकार के ही एक अदारा है करनाल में। बिल्कुल ठीक है। उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
जैसे ही रेट आलू देने का टाइम आया, उन्होंने क्या करा, भागने के लिए एक बहाना ले लिया, कहने लगे जी आपका आलू सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा। मैंने वो HSDC से, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सर्टिफाइड करा दिया जी। उसकी सर्टिफिकेशन लेके दे दी। उनके पास वो भी बहाना नहीं रहा, फिर कहने लगे जी हम आपका आलू नहीं लेंगे। तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, कोई केस नहीं मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर सका, और किसी ने मेरी आज तक सुनी नहीं। लेकिन आज ये कितने साल पुरानी बात है? ये 10 साल पुरानी बात। 10 साल पुरानी। लेकिन मैंने कई कॉन्ट्रैक्ट किए। पेप्सिको को मैं आलू तैयार करके देता रहा। जो टिल्डा राइस लैंड है, जिसका इंडिया के अंदर बासमती लेने का चावल बेचने का पूरी दुनिया के अंदर नाम है, कनाडा अमेरिका में का चावल जाता है, उसको मैं चावल देता रहा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमेशा किसान तो बंधा हुआ है, ना अपनी जमीन लेके भाग सकता है, ना फसल लेके भाग सकता है। जी जी। लेकिन कंपनियां भाग जाती हैं। आप 10 साल पुरानी बात बता रहे हो, सरकार का ये कहना है वही जो कमियां थी वो हमने इन बिलों में दूर कर दी हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा इन्होंने क्या किया, जैसे ही खरीदार और बेचने वाले के बीच में कोई झगड़ा होता है जी, इन्होंने तो इसके अंदर इतना नुकसान किसान का कर दिया है कि अगर कोई झगड़ा होता है तो हर आदमी, किसी का भी झगड़ा हो किसी खरीदार के और बेचने वाले के बीच में, तो कोर्ट में चला जाता था जी। इन्होंने उल्टा किसान को बांध दिया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप केवल SDM के पास जा सकते हो। पिछले यहाँ पर अम्बाड़ा में खरीद को लेकर के धरना चल रहा था जी। अब हरियाणा सरकार ने एक किस्म का कहा हुआ है कि हम खरीदेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम खरीदेंगे, तो सरकार से बढ़िया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जब सरकार ने कर लिया वो खरीद नहीं रही। तो ये यहाँ का SDM जब ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ सकता, हमारी समस्या सुनने के लिए नहीं आ सकता, किसानों की 5 दिन रोड बंद होने के बावजूद भी, तो ये क्या कल को ये लोग हमारी समस्या का निपटान करेंगे? ऐसा इन्होंने कर दिया कोर्ट में ही, जबकि संविधान के अंदर किसी नागरिक को कोर्ट में जाने से बाध्य कोई नहीं कर सकता। ये पहला कानून है, ऐसा काला कानून सरकार ने ला दिया कि आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, आप SDM पे जा सकते हो, अगर SDM नहीं सुनता तो DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। जबकि SDM और DC जो हैं वो सरकार के नुमाइंदे माने जाते हैं, सरकार ही उनकी बदली करती है, सरकार ही उनको लाती है, सरकार के ही वो नुमाइंदे हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं भी ऐसी पोस्टों को देख रहा हूँ, देखा भी है। और एक चीज़ और, हमारे रीना सिंगला जी हमारे कोई व्यूज़ हैं, वो लिख रही हैं देश ने भाजपा को चुना था देश चलाने के लिए, ना कि सिर्फ संघ को चलाने के लिए। इस तरह की बातें हैं। साथ ही एक और ले लूँ मैं हमारे व्यूअर्स का, वो लिख रहे हैं किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन उल्टा किसान की हाय दुगनी सरकार ले रही है जी। सबसे बड़ा अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने डाला था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे जी। लेकिन एक बार सरकार आई, इनको लोगों ने पूछा कि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया, कहने लगे 5 साल जो था समय कम था, हमें इसको लागू करने में और समय चाहिए। दूसरे सरकार बन गई, फिर भी इन्होंने आज तक लागू नहीं किया, यानी कि दूसरी टर्म भी लोगों ने बना दिया। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा धोखा किसान के साथ किया है, खुद ये आवाज उठाते रहे कांग्रेस के सरकार के टाइम कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और आज इन लोगों ने खुद इसको लागू नहीं किया है। ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। समझ तो यही जाना चाहिए था किसानों को, लेकिन नहीं समझे तो ये दोहरी मार इन्होंने और डाल दी। अगर आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, इस पे हम बात करते हैं। हमारे राजेश मेहता जी हैं, कुलदीप संधू जी हैं, हमारे राजविंदर जी हैं, राजेंद्र जी हैं, हमारे गुरु इकबाल सिंह जी ये रोपड़ से हैं, ये भी लिख रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद। गौरव बठोडा लिख रहे हैं जिंदाबाद किसान एकता। मतलब बहुत से हमारे एकदम नाम लिए नहीं जाते, हमारे दर्जनों साथी आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, लगे रहिए। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, उसमें मैं भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ कि जब ये पहला 14 के बाद की, अगर हम 15, 16, 17 की बात करें तो उस वक्त काफ़ी गहमा गहमी रही सरकारों में भी, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी रहा हूँ पंजाब में। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की दिल्ली में भी मीटिंगें हुई कि भाई इसमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के तो हाथ मैंने देखा है, क्योंकि मैं अब रिटायर होकर ये बात कर सकता हूँ, हाथ बंधे हुए होते हैं। जो हमारे आका, हमारे जो CM हैं या जो भी हैं, उनका जो आदेश होगा, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर्स का, हमें वही बात आगे जाके रखनी पड़ती है। तो उस वक्त लगता था कि शायद स्वामीनाथन रिपोर्ट आ जाए।
लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ भी राजनेता हैवी रहे। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो शायद लॉबी बाहर की थी, वो ज़्यादा हावी रही। उस वक्त भी कारपोरेट घराने जो थे उनकी बात ज़्यादा सरकार में सुनी गई, किसानों की बात, या हम जैसे जो अधिकारी गए थे शायद हमें तो चाय की प्याली या खाना खाने के लिए शायद वहाँ बुलाया गया था। तो ये बातें देखने में आई। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी सरकार ये कहती थी, भाजपा की सरकार या जो हमारे अकाली दल था पंजाब का जो था, माफ़ करना, कई दल जो साथ थे, सभी का यही कहना था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन एकदम ये क्या हुआ, सरकार को क्या हुआ कि गए थे रोजे बख्शने, ईद बख्शाने, रोजे गल पड़ गए किसानों के, तो ये हाल हुआ। बिल्कुल सही बात जी, सही कहा आपने। ये जो सरकार है हमेशा इसने हर कदम पे किसानों के साथ धोखा किया जी। और जो श्रोमणी अकाली दल था उनको भी लगता था कि ये हमारी बात सुनेंगे, और श्रोमणी अकाली दल का तो बेस ही किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने देखा, वो सपोर्ट में भी थे, हर बात की सपोर्ट करते रहे, उन्होंने 3 बिल लेके आए, उन्होंने सपोर्ट कर दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वाकई में ये किसान के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि जो तीनों ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किए थे, पहली बात, ऑर्डिनेंस उस अवस्था में जारी किया जाता है जब बिल लाने की अवस्था ना हो या कोई ऐसी दिक्कत हो या बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ गया था कि एकदम से लागू किया, और इसको ध्वनिमत के साथ राज्यसभा के अंदर इनके पास बहुमत ना होने का डर होने के नाते इन्होंने ध्वनिमत के साथ पास कर दिया। ध्वनिमत से उस बिल को पास किया जाता है जिसके अंदर एक तरफा हो कि 100% लोग भी कौन वोट करवाएगा, टाइम खराब होगा, सारे के सारे सहमत है तो ध्वनिमत पे नहीं। उसमें मोदी जी मैं एक चीज़ और बताऊं, आपने एक बात की कि भाई राज्यसभा में जो बहुमत था वो सरकार को लगता था हमारा नहीं है, आपके मुताबिक आपने ये कहा अपोजिशन का वहाँ पे बहुमत था, तो अपोजिशन वहां पर वॉकआउट क्यों कर गई, बैठी क्यों नहीं रही, वहां पर उन्होंने वोटिंग क्यों नहीं डाली? ये तो ये लगता है कि हमाम में ये सारे नंगे हो गए। नहीं, ये तो है ही है, तो ये सारे एक, लेकिन वहां एक चीज बड़ी देखने की थी जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बताइए क्या वो ये है कि जब भी कोई एक सिंगल एमपी भी वोटिंग की डिमांड करता है तो वोटिंग करानी पड़ती है, फिर ध्वनिमत पे नहीं चलता। लेकिन वहां वालिया जी ऐसा हुआ, आप लोग जो राज्यसभा का जो टीवी चैनल है सरकार का, उस पे देखिए, एक आदमी वहां पर वो कॉपी उसकी लेके गया कि आपको हमारा राइट है, वोटिंग करानी पड़ेगी, और जब वहां पर सभापति ने नहीं माना, उसने उसकी कॉपी कानून की उनके सामने फाड़ दी। तो इसका क्या मायने है अगर आप वोटिंग नहीं करवाते? उस टाइम पे उस टीवी की जो उसको म्यूट कर दिया गया, उसकी आवाज उन्होंने खत्म कर दी। मतलब मेरा कहने का है कि हर जगह आवाज को दबाया जा रहा है। मेन चीज ये, चलो ये तो पब्लिक ने देखा, पब्लिक है, सब जानती है बाबू के हिंदुस्तान है। एक हमारे साथी बहुत बढ़िया गुरदयाल खैरा जी लिख रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद। सुरेंद्र नगला जी हैं, यूजर जी लिख रहे हैं, किसान परेशान बैठा है क्योंकि गद्दी पे शैतान बैठा है। भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये व्यूअर्स के अपने व्यूज हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, इसमें दीप एक्सप्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने विचार रख रहे हो, आप अपने विचार रख रहे हो, मैं अपने विचार रख रहा हूं, पब्लिक तक हम लेकर आ रहे हैं। ये पब्लिक ने देखना है कि वो इसको कैसे देखती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की एजेंसियां भी देख रही हैं, सीआईडी वाले भी देखते हैं, मंत्री संतरी सब देखते हैं। कई बारी बीच में लाइट भी झटका दे जाती है, कई बारी इंटरनेट भी बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये प्रोग्राम लेकर आप तक आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए बीएसएनएल की अपनी प्रॉब्लम है, शायद इन्हीं कारणों से प्राइवेटेशन हो रही हो कि भाई इनमें काम नहीं ठीक होता, हमें तो ये दिक्कत आ ही रही है। हाँ, हमारी रीना जी लिख रहे हैं, हमारे एक व्यूअर्स हैं, ये लिख रहे हैं, कोई ना हुण साडे वड्डे वीर सुखबीर बादल जी आ रहे ने भाजपा च सारियां मुश्किलां हल हो जाणगियां। नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आज श्रोमणी अकाली दल विरोध में है, और उसके बाद जो एनडीए के साथ नाता था, कहने लगे भी इन्होंने केवल एक मंत्री पद से इस्तीफा दिया है हरसिमरत कौर बादल ने, लेकिन ये एनडीए में अभी भी शामिल है। उन्होंने एनडीए से भी नाता तोड़ लिया,
तो अब तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे एजिटेशन पंजाब में चल रहे हैं, हर दल कर रहा है, तो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर ही इनकी होनी चाहिए। आज भी आपने पंजाब की बात की, आज भी राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। या मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई मोदी जी, आप दोनों से मैं पूछूंगा, आपके पास भी आ रहा हूँ, बड़ी देर से बात नहीं हुई। अभी पीछे अकाली दल ने किसानों के हक में कहते हैं जी हमने रैली निकाली। आप गुरसिख हो, सब कुछ जानते हो, समझते हो, शायद मुझे इतनी समझ ना हो। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि 3 हमारे 5 जो हैं तख्त हैं सिख हिस्ट्री के अंदर, 5 तख्तों में से 3 तख्तों से, हरमंदर साहब अमृतसर से, दमदमा साहब से, अनंतपुर साहब से, अकालियों ने वहाँ से रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी। और चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ शाम को डंडे खा के या जो भी है आपने देखा। सिख मत के मुताबिक जो हमारे अकाल तख्त साहब हैं या तख्त हैं, वहाँ पर जाकर शीश नवाया जाता है, ना कि वहाँ से हम इस तरह के प्राइवेट या इस तरह के जुलूस लेकर निकलने शुरू हो जाएं। नहीं, ऐसा इतिहास सिख कौम का रहा है। वहाँ जाकर मत्था तो टेकते देखे गए हैं लास्ट में। नहीं वालिया साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। हाँ बताइए। क्योंकि गुरु के बाग का मोर्चा अंग्रेज सरकार के खिलाफ जब चला था, उसमें ज्यादातर जो हमारी मांगे थी, जलियांवाले बाग का जो मामला था जी, उसमें भी हमारी जो पॉलिटिकल मांगे थी जी जी जी, तो ये हमेशा ही अकाल तख्त साहब से गुरु के मोर्चे के टाइम, गुरु के बाग का जो मोर्चा था, अकाल तख्त साहब से एक जत्था तैयार होता था, सरकार उसको पीट पीट कर खदानों में, सड़क से, रोड से नीचे गिरा देती थी, फिर दूसरा जत्था आता था, वो उसके बर्दाश्त करता था। ऐसा हमेशा रहा है। और जब अकाली फुल्ला सिंह राजनीतिक लड़ाई के लिए जब भी जाते थे, अकाल तख्त साहब अरदास करके वही अकाली दल ने इसको दोहराने की कोशिश की। उस वक्त ऐसा लगता नहीं, आपको लगता तो वो नहीं, आप अपनी अकाली लोग ही जानते होंगे, ऐसा मेरे को लगता नहीं। मैं आपको इसकी और आपने एग्जांपल दी, चलिए ये बहस का मुद्दा नहीं, लेकिन हम इस पे बात करनी जरूर समझेंगे अकाली दल की राजनीति पे। आप एक चीज़ बताइए, अकाली फूला सिंह जी का आपने नाम लिया, आपने, मैं बाबा खड़क सिंह का नाम लेता हूँ, रणजीत सिंह को भी वहाँ कोड़े लगे थे, आपको पता होगा, वो भी अकाल तख्त के हमारे जो हेड ग्रंथी थे उन्होंने लगाए थे। सिख हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है। आपने कहा कि जैतों का मोर्चा लगा, जो भी मोर्चे लगे, 1970 में भी जो मोर्चा लगा था, जो इमरजेंसी जब लगी थी, जब भी मोर्चा लगा था, 5 या 10 सिंह निकलते थे, गिरफ्तारी दे देते थे, जब तक नहीं खाना पीना खाते थे, जब तक हल नहीं होता था, जेलों में पड़े रहते थे। वहाँ से कोई मसरी गाड़ियों में से तो नहीं निकला, वहाँ से कोई हाथ में झंडे लेके या टोकरियाँ केले दिखाए हैं लोगों ने, संतरे दिखाए हैं कि भी हम खाते हुए निकल रहे हैं, और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए शाम को डांगे घर के अपने घर बैठते तो नहीं कोई अकाली दिखाया। हाँ, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज का जो दौर है कैसा है वो अलग है, लेकिन ये नहीं, मैं इस बात पे मैंने आपकी कटाक्ष किया था कि राजनीतिक, क्योंकि अकाल तख्त साहब से और दमदमा साहब से तख्त हैं जी जी, ये उनकी केवल धर्म नहीं है, ये राजनीति और धर्म में तो सम्मेल है, लेकिन उसकी पालना तो ठीक होनी चाहिए। जी, ये देखो आप अपना नजरिया और तरीका है, लेकिन अगर हम कहें कि गाड़ियों पे अकाली फुल्ला सिंह नहीं गए, ऐसा नहीं है। उस टाइम की जो बढ़िया गाड़ी होगी वो उनके पास होगी, चाहे अब आप कह देंगे घोड़े थे उनके पास, हाँ, कुछ भी हो, जो अच्छा ही था। तो आज की जो गाड़ी है, आज की उस वक्त मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए क्योंकि मैं बगैर तथ्य के बात भी नहीं करता। हाँ ठीक कह रहे हो, उस वक्त मडोर के अंदर या जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ या चंडीगढ़ के आसपास, उस वक्त पे ऐसे दारू के ठेके भी नहीं होते थे जहाँ से शाम को कुछ ना कुछ है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। चलिए, कुछ बात से तो हमारे किसान भाई सहमत हैं, लेकिन मैं इसमें दूसरी बात और ऐड कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा था, मैं कोई अकाली दल के खिलाफ नहीं हूं, पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। अकाली दल तो हमारी कुर्बानियों भरी पार्टी है, हमारे बाप दादाओं ने खून से अकाली दल को सींचा है। सिख हिस्ट्री अगर हम पढ़े, बंद कटवाए गए हैं अकाली दल के पीछे, ट्रेन चलती हुई रोक दी थी हमारे, कर दिया, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और राहुल गांधी जी बैठे हैं, हमारे जाखड़ साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, एक तरफ उनके अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, किसानों का कोई पता ही नहीं किसान कहाँ है। लेकिन ये है वालिया साहब बात कि किसान कहीं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकता है, कोई ऐसा। आपकी जो बात है ना बहुत अच्छी है और बड़ी वाजिब है, लेकिन मैं ये कहूँगा आज हम किसान डूब रहे हैं, बड़ी संकट की स्थिति में है।
डूबते को तिनके का सहारा। जी जी। आज कोई चाहे कांग्रेस के झंडे के नीचे होके हमारी सपोर्ट करता है या हमारी आवाज को उठाता है, चाहे अकाली दल के झंडे के नीचे उठाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे उठाता है, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। जो इस सरकार के इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ अगर कोई हमारी आवाज किसी भी रूप में उठाता है, लेकिन आवाज तो किसान की उठा रहा है जी, हमें इस बात से लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि केवल किसान का समर्थन हो, और चाहिए तो ये कि किसान यूनियन जो है सारी की सारी सभी दल इकट्ठा हो और सभी राजनीतिक दल एक मंच के ऊपर इनके साथ किसान संगठन जो है उनके साथ मिलकर के एक मंच पे आ जाएं, तो और बढ़िया तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया। मैं कुलवंत जी आपकी तरफ आता हुआ, हमारे बहुत से दर्शक लिख रहे हैं, वेरी गुड प्रधान जी बहुत अच्छा बोल रहे हो, किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी विरोधी किसान हैं। चलो ये हमारे एक गुरदयाल खैरा हैं टिंकू जी, वो लिख रहे हैं कुलवंत जी से ये पूछा जाए भाजपा सरकार कैसी है, अपने विचार वो 1 मिनट में जरूर बताएं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा लिखा है। भाजपा सरकार के बारे में आपका ऐसा है जी, हमने इस बार जो वोटिंग हुई थी हमने बीजेपी को वोट नहीं अच्छी हमने भी डाली है, उसमें क्या है, बीजेपी को वोट डाली है। हम क्लियर, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं है। हमारी पार्टी तो थी, हमने डाली है, हमने डाली है जी। तो आज हमने देखा है अभी जो सिस्टम है जी, जो किसान है, हम तो पहले किसान है, उसके बाद में बहुत बड़ी बात है राजनीतिक हैं, तो हमारी किसानी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे पार्टियों को। नहीं बहुत अच्छी हम तो मेन किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इसी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी अपने समय के अनुसार राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं जी। ये मुद्दा हम गुरदयाल टिंकू जी आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। और मैं भी कहता हूं, देखिए हर एक का अपना अपना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसमें लोग लगते हैं। हमारे कुलवंत जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसे हजारों लोगों ने हमारे साथ बात की, शायद उनमें मेरा परिवार भी एक हो, इनका भी कोई जानकार हो, इनका भी कोई रिलेटिव हो सकता है कि हमने मोदी जी के कहने पे या किसी के कहने पे हमने भाजपा को वोट दिया था। अब ये जो कुछ हो रहा है, हम किसान पहले हैं, हमारी नीतियां अपनी हैं, हमारी नीतियां पहले हैं। अगर भाजपा फिर कानून हमारे ठीक कर दे, फिर हम भाजपा के साथ चले जाएंगे, क्या पता। ये एक जवाब भी है बालिया साहब जी। आज बीजेपी बोल रही है कि जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सरकार की जो खिलाफत कर रहे हैं किसान जी, ये केवल ये कांग्रेस के हाँ। हैं। लेकिन ये कुलवंत सिंह जी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन्होंने सपोर्ट बीजेपी को किया, वोट बीजेपी को की। ऐसे जब इन्होंने देखा कि किसान को मार देने वाले कानून सरकार लेकर आई है, तो ये सबसे पहले किसान है, राजनीतिक बाद में इन्होंने बहुत बढ़िया बात की। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं आपकी बात को और बड़ी करूं टिंकू जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टूडियो में कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे आके मेरे साथ बात कर चुके हैं। ऐसा हम परत दर परत दिखाएंगे कि एकदम सारा कुछ दिखा दो, इतना तो टाइम भी नहीं होता, कि इतना तो अब आजकल नेट भी नहीं चल रहा, नेट भी बड़ी दिक्कत देने लग गया है। आप समझते होंगे कई बार ये इस एरिया की लाइट भी बंद हो जाती है, आप समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है, हमारा सच का दर्पण है, हम सरकार की भी बात रखें, हम सरकार के जो दूसरा पक्ष है उसकी भी बात रखें, जो अपने आप को पीड़ित कह रहा है हम उसकी भी बात रखें। हजारों की संख्या में मेरे पास हरियाणा पंजाब से मैसेज आए हैं जिनका यह कहना था हम अकाली थे या हम भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन हम चाहे वो कांग्रेसी थे, लेकिन इस किसान आंदोलन में वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसान हित के साथ पहले हैं। इसके साथ ही हमारे कुलवंत जी भी हैं, हम उन सभी को सल्यूट करते हैं जो कम से कम सच को सच कहने की हिम्मत तो रखते हैं। इसके बारे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखो आज जो धरना प्रदर्शन, चाहे वो धान की खरीद को लेकर के था, चाहे तीनों काले कानूनों को लेकर के डीसी ऑफिस के सामने था, उसमें देखने के जो बात थी, कमाल की बात ये थी कि उसमें 70% वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमने बहुत मूर्खाना जो निर्णय था ले लिया था सरकार को जिताने के लिए। और दूसरा कुछ लोग कहते थे कि हमने विरोध तो किया था बीजेपी का कि सरकार किसान के हित में नहीं है, हमने वोट लेकिन जेजेपी को दे दिया, वो भी हमारी वोट डाली हुई बीजेपी के पास चली गई। बड़ा आक्रोश है आज बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ हरियाणा के अंदर।
मैं जो बात करूंगा खासकर अम्बाला की, तो ऐसी बात नहीं है कि ये कांग्रेस की चलाई हुई मुहिम है, ये तो केवल किसान की मुहिम है और किसान का दर्द। आपने बहुत बड़ी बात की, जाजापा का नाम लिया। हम दिखाएंगे अपने 2-4 दिन में, कई एपिसोड हमने जो रखे हुए हैं आपको दिखाएंगे लाइव के अलावा भी। किसान अम्बाला के ही कई किसानों की बात करूं, कुरुक्षेत्र के कई किसानों की हम बात करें, या इधर कैथल पड़ता है इस एरिया की, पेवा के एरिया की बात करें, वो किसान भाई हमारे अपने भाई ये कहते हैं कि हमने भाजपा को या जाजापा को वोट डाली थी। जाजापा को वो ज़्यादा कह रहे हैं, भाजपा से ज़्यादा हमारा किसान भाई ये ये दुष्यंत चौटाला की पार्टी से ज़्यादा नाराज हैं। वो कहते थे हमारी ही वोटों से तो बना, भाजपा के खिलाफ बोलता था, हमें तो ये था कि ये कुछ करेगा, लेकिन ये भाजपा की, चलो आने वाला टाइम बताएगा। हमारे सोन आर्या जी हैं, आप दोनों से पूछ रहे हैं, सर भाजपा लीडर किसान से बात करने क्यों नहीं आए? उनका दोनों मतलब है, ना तो आपके धरने में आए 5-7 दिन, ना इतने दिन से धरना चल रहा है, कहते उसमें कोई आया। सेशन के टाइम नोटबंदी, नेक्स्ट सेशन में जीएसटी, नेक्स्ट सेशन में कोरोना, और इस फैसले के टाइम अध्यादेश और इकोनॉमिक सारे कंट्री की बिगड़ी पड़ी है, लेकिन इसमें सिर्फ किसान ने ही ग्रोथ दिखाई थी, बाकी तो सबने डुगडुगी बजा दी थी। यही बड़ा गहरा एक मैं ये कहूँगा चिंता का विषय है कि जैसे ही सरकार ने नोटबंदी की 70% लोगों की नौकरियां चली गई और इस देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। रही बची जो थी वो जीएसटी ने ख़त्म कर दी। उसके बाद केवल एक ही इस देश के पास सेक्टर बचा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, खेती का। अब इन लोगों ने देखा यही बचा है, इसको भी लूट लें। इसको लूटने के लिए ये 3 कानून, इसके अंदर केवल किसान ही नहीं पिसेगा, इस भारत का हर नागरिक पिसेगा। कैसे? किसान से ये जो कॉरपोरेट जगत है ये किसान से सस्ते में अनाज खरीदेगा। जैसे आज की डेट में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहां के किसानों से तमिलनाडु खरीदा जाता है। और ये सिर्फ अगर पूरी दुनिया के अंदर ही होगा, भारत नहीं, हरियाणा और पंजाब के अंदर ही ऐसा मार्केटिंग सिस्टम था कि किसान अपनी प्रोड्यूस को बढ़िया तरीके से मंडी में रख के बेच सकता था। अभी इन्होंने आपने हरियाणा में पिछले दिनों में देखा होगा, वालिया जी आपकी हर पॉइंट पे नजर रहती है कि उन्होंने आड़तियों को भी बहुत परेशान किया। बिल्कुल बिल्कुल। कारण यही है कि आड़ती अगर मंडी में नहीं रहेगा तो किसान कैसे बेचेगा? मंडी को हम यहाँ मंडी में किसान को और आड़ती दोनों को डिस्टर्ब करेंगे तो ये लोग अडानी के पास जाएंगे, अंबानी के पास जाएंगे। दूसरी बात, आज तक कभी भी अगर किसान से संबंधित कोई कानून या किसान के संबंध में कोई भी कुछ सरकार लेकर आती है, कॉरपोरेट घरानों ने कभी स्वागत नहीं किया। गौतम अडानी ने अब की बार बड़ा स्वागत किया। क्यों? ये भी एक सोचने की बात है। बहुत बड़ी बात है। कोई ना कोई वो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका एक एक सेकंड कीमती है और वो आके मीडिया के सामने स्वागत करता है, तो इसका मतलब ये है उसने जो 2-4 मिनट लगाए हैं उसमें से कुछ ना कुछ कमाएगा वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे पंजाब से सिंगला जी हैं, वो लिख रहे हैं, साढ़े तो प्रकाश सिंह बादल दी एक हंकार नाल वो सारे उड़ जाने ने जेड़े साढ़े अन्नदाता को सड़क ते ले आए ने। चलिए अच्छी बात है सिंगला जी, किसी की हुंकार से तो कोई उड़े, किसानों का भला होना चाहिए, हमारा तो यही हमारा सोचना है। हमारे कोहली जी लिख रहे हैं, अंकल जी किसान की हालत इतनी खराब है कि माल में 100 ग्राम पॉपकॉर्न 150 रुपये का मिलता है और किसान से 7 रुपये किलो आलू खरीदे जाते हैं। सरकारी मंडी खत्म करना का बढ़िया प्लान बनाया है मोदी जी ने। हाँ आप बोलिए फिर जी। मेरा कहने का मतलब यही था कि इनकी जो बात है बहुत ठीक है। पेप्सी को मेरे से आलू लेती थी चिप्स बनाने के लिए जी। लेज का पैकेट आप अगर ग्राम के हिसाब से लगाते हैं तो शायद 10,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से वो बेचती है। बिल्कुल। और मेरे से 10 रुपए क्विंटल लेती है। 15,000 रुपए क्विंटल, 15,000 रुपए क्विंटल एवरेज निकली है। हाँ तो और मेरे से 10 रुपए क्विंटल लेती, 10 रुपए किलो लेती थी, यानी कि 1,000 रुपए क्विंटल। तो इतना बड़ा मार्जिन उपभोक्ता के और उत्पादक के बीच में है। इसी चीज को और ज्यादा बढ़ावा इन कानूनों से मिलेगा तभी हम तंग हैं। बहुत बढ़िया। हमारे गुरदयाल सिंह टिंकू जी दोबारा लिख रहे हैं, कुलवंत जी वेरी गुड, मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने स्पष्ट बात की। और हमारे जगतार जी बच्छल जी लिख रहे हैं, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, और आपको बहुत बढ़िया लिख रहे हैं।
वालिया जी, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्यों खत्म कर रही है, राज्य सरकारों को क्यों खत्म कर रही है? कोई हक नहीं छोड़ा राज्य सरकारों के लिए, ये हमारे चौधरी वीर गुज्जर हैं वो लिख रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, जैसे ये सरकार है, एक जैसे औरंगजेब का राज था जी, ये सरकार की जो नीति है ना, वही इमरजेंसी लगाने वाली इन्होंने स्थिति पैदा कर दी। जो इनके खिलाफ थोड़ी बहुत आवाज उठाने वाले लोग हैं, ये इन्होंने हौली हौली जैसे कुछ व्यापारी खत्म कर दिए, कुछ मजदूर खत्म कर दिए। अब किसान और मजदूर आड़ती ये इकट्ठे होके ज़्यादा संख्या में हैं, ये इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं भी सरकार का विद्रोह किया जाए जी। ये लोग उसी नीति पे चल रहे हैं औरंगजेब वाली भी, इनको भी ऐसे कानून के अंदर लेके आए, धीरे 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 इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये भी लोग सरकार के खिलाफ बड़े लेवल पे कोई आवाज ना उठा सकें, और सारी सरकारें जो स्टेट की हैं उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, जो मध्य वर्ग है जी, उस सब को हम काबू करके एक कारपोरेट घराना, जैसे राज्य का राज होता था, राजा बन गया, उसके नीचे सारी प्रजा काम करेगी, जो इनकी नीति है ना वो उस लेवल पे, उस मंशा पे काम कर रही है। अब सरकारें हैं, पंजाब की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, ये रोते हैं भी हमारा जीएसटी है, इनका 50% है। नहीं, हरियाणा की सरकार तो नहीं रो रही, कुछ नहीं। दुष्यंत का एक दिन बयान आया था सर, मैंने अपने आप पढ़ा है, हमारी 20 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ की जीएसटी सेंटर ने रोक रखी है। वो तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है, नहीं, आपको मैं उस बयान की कॉपी भी दिखा चलो, ऐसे कई बयान होंगे। तो उसने बोला भी हमारी जीएसटी रोक ली, वो दोनों हाथ में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है। चलो उसको जो उसकी अपनी, उसने एक दिन बयान दिया भी हरियाणा सरकार जो जीएसटी है वो हमारी 50% बनती है, तो हमारी हमको दी जाए, जो हम सरकार के उनके कहने पे दे दी। नहीं, दही नहीं दी, वो तो वो जाने उनका काम। जी, आप बताएंगे जो ये बात कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया था मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ, जो इन्होंने सवाल किया। हाँ, हमारे वीर गुज्जर हैं कि ये राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए थे संविधान के अंदर, वो ये थे कि हर एरिया की, हर स्टेट की अपनी अलग से समस्या होती है, और उस समस्या के निपटान के लिए वहाँ की लोकल सरकार जो निर्णय ले सकती है। लेकिन आज ये जो तानाशाही सरकार सेंटर में आई है, ये सोचती है कि हम पूरे देश के अंदर अपना राज करेंगे, और लोकल जो वहाँ की समस्या है उसको कुछ उन्होंने, अभी मान लो जैसे हरियाणा पंजाब के हो, सबसे ज्यादा फर्क इन 3 कानूनों से पड़ता है। बिल्कुल। तभी यहाँ यूपी, हरियाणा और पंजाब में ज्यादा दर्द लोगों का आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लोग इस दर्द को देखना ही नहीं चाहते। सरकारों का, जो राज्य सरकारों का अधिकार तो खत्म इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि बोल ही ना सके। आज पंजाब के अंदर किसान जब संघर्ष करता है, सरकार सपोर्ट कर रही है, अगर सरकार है तो सपोर्ट कर रही है ना। आज इनकी सरकार है हरियाणा के अंदर, ये किसान की आवाज को दबाती है, और डंडे भी मारे पिछले दिनों पिपली की रैली में आपने देखा है। बहुत बढ़िया। हमारे कई साथी, हमारे गुरदयाल खेरा लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रधान कुलवंत सिंह जी, और ये लिख रहे हैं वेरी गुड हरकेश सिंह जी मोड़ी जी। बहुत से हमारे साथी लिख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बहुत से साथी लिख रहे हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं सीधी बात, आज जो हालात बीएसएनएल का है जियो के सामने, वही किसान का होगा प्राइवेट मंडी के आगे। हमारे जशन जी लिख रहे हैं, विनोद कुमार वालिया ये एडवोकेट हैं, कोई ये जय जवान जय किसान लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे वकीलों का समर्थन आपको पूरा है, आप बिल्कुल मत घबराएं। इस तरह की बात, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, इन्होंने जैसा ये कानून लेकर के आए हैं कि किसान कोर्ट में जा ही नहीं सकता। हमारा तो जो हमेशा ही जब कहीं भी आदमी का कोई भी ना रहा हो तो वो वकील के पास ही जाता था। इनका हमेशा हमें समर्थन रहा है। कभी किसी कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया, किसी आड़ती ने किया, तो सबसे पहले हम वकील के पास ही जाते हैं और वो हमारा कोर्ट में झगड़ा लड़ते हैं। लेकिन आज ऐसा कानून बना दिया कि हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये जो इसके लिए मेन लड़ाई है। हाँ, अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। इन जो अधिवक्ता भाई हमारे हैं, हम इनकी सपोर्ट लेंगे कि इन तीनों कानूनों के खिलाफ हम कानूनन तौर पे क्या कर सकते हैं कि इनको रद्द कराया जाए। ये जो किसान का अधिकार इन्होंने कोर्ट में जाने का छीन लिया है, न्यायालय में अगर किसान नहीं जा सकता तो इससे बड़ा मैं तो ये कहूंगा कि नागरिक का जो अधिकार था ये तो छीनना ही नहीं चाहिए कोर्ट में जाने का, लेकिन केवल इन्होंने किसान के लिए छीना है।
ताकि कॉरपोरेट घराने जो जब इनके साथ ज्यादती करेंगे, किसान दौड़ेगा कोर्ट में, उनको पैसा देना पड़ेगा। अब हमारा गन्ने का है वालिया जी, जी, गन्ने की पेमेंट 1.5 साल नहीं देते, हम कोर्ट में जाकर के ब्याज में ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो वो हक भी छीन लिया। तो वाकई में ही आपका दर्द जो है बहुत बड़ा एक पीड़ा है। जैसे भगत सिंह जो हुए हैं, उनके चाचा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने एक आह्वान किया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे। वही समय, वही काले कानून दोबारा बन के किस रूप में आ रहे हैं। हमारे कई साथी कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। मैं देखिए, किसान तो अपनी जगह है, हमारे भाई हैं। अगर ये 3 बिलों पे हरियाणा का कोई भी नेता, कोई भी उनका प्रवक्ता, कोई भी जो इस बिल को कहता हो ठीक है, मेरे यहाँ, हमारे यहाँ, उनका अपना चैनल है दीप एक्सप्रेस न्यूज़, यहाँ आए, मेरे से बात करे, हमारे से बात करे, मैं किसानों के पक्ष की बात रखूँगा, वो अपनी बात रखें। लाइव प्रोग्राम में जो आप सबके सामने मैं ये प्रोग्राम रखने के लिए तैयार हूँ करके। स्वागत है वालिया साहब, मेरे को भी बुला लेना उस टाइम। हमारे कई साथी कह रहे हैं हम तैयार हैं, आप ही तैयार हैं। हमारे गुरदेव सिंह टिंकू लिख रहे हैं, वेरी गुड हरकेश मोड़ी जी, वेरी गुड कुलवंत जी, नोटबंदी भी फेल हो गई, इनका सब कुछ फेल हो गया। चलिए गुरदयाल जी, आप ठीक कह रहे हो। ढिलों कुलविंदर जी भी लिख रहे हैं, हमारे चौधरी साहब वीर जी हैं, ये लिख रहे हैं, अब की किसान और उसका बेटा, अब जी किसान और उसका बेटा जाग चुका है। कांग्रेस पहले मिट्टी में मिला दी, अब बीजेपी और भाजपा की बारी है। ये आपका अपने विचार हैं, हम पब्लिक तक लेके आ रहे हैं, इनका ये कहना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और ये सुरिंदर नागला जी हैं, हरकेश जी, वी प्राउड ऑफ यू, किसान की आवाज़ हो आप, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। इस तरह के भी हमारे साथी लिख रहे हैं आपके लिए। स्वागत है। एक चीज़ कुलवंत जी, मैं अब दूसरी बात करें, जो जीरी की बात करें, बासमती की बात करें, आपने बासमती की बात की। पीछे सरकार ने ये भी कर दिया था कि आप बासमती चावल ना लगाएं, चावल की बिजाई ही बंद कर दें, उसकी जगह सब्जियां लगानी शुरू कर दें, उसकी जगह कोई और फसल लगानी शुरू कर दें, आप अपने खेतों में बाग लगा दें, अमरूद लगा लें, बेर लगा लें, इस तरह की भी बातें आई थी। इसके बारे आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है, जैसे बहुत सा एरिया जी जो हमारे पास पड़ता है 20-50 किलोमीटर का जी, उसमें सिर्फ धान या गेहूं जी ये होती है, आलू भी नहीं होता हमारे वहाँ। आपके एरिया में? ठीक हाँ, हम 40-50 एक गांव का एरिया है, इसमें ये इधर देवीगढ़ तक बेल्ट चलेगी, इधर ननियोला बेल्ट चलेगी। ननियोला बेल्ट तो जो है, जो पंजाब के साथ हमारे पिताजी ने एक साल आलू लगाए थे। किसी रिश्तेदार ने हमको 30 बोरी ना, भी आप लोग जीरी कणक छोड़ दो, आलू की फसल लगाओ, आपको 30 बोरी मैं आलू की देता हूँ, खुद लगवा के जाऊंगा। जी जी जी। तो हमने लगाया, जैसे जैसे उन्होंने निर्देश करे, ऐसे पानी देना है, ऐसे इसको ये करना है, ऐसे वो करना है, उनके अनुसार हमने आलू की जो 30-27 जो बोरियां दी थी उन्होंने, हमने लगा दी, जितने एकड़ में लगी, लगभग 1 एकड़ में जो भी लगी जी। तो जब हमने उसकी पटाई करी, जो हमारी जमीन है ना, ऐसे डक्कर है जिसको बोलते हैं ना, खंगर। जी जी जी। तो जब उसमें से आलू निकले ना, जैसे वो शादी में लड्डू बांटते ना, ऐसे जैसे मेरा हाथ है, ऐसे आलू निकले। हमने 27 बोरी लगाई थी, उसमें से 3 या 4 बोरी निकली, वो भी लड्डू के आकार की। तो अब हम कैसे लगा लें उसको, जब एक चीज होती ही नहीं हमारे वहाँ। तो इसके बारे आप पे जैसे तहसीलदार साहब हैं या एसडीएम साहब हैं या पटवारी हैं या जो मंडी बोर्ड हैं, इनके कई अधिकारी आपको मिले भी, जैसे हमें समय समय पर पता लगा कि भाई जीरी रहने दो, कनक रहने दो, आप ये दूसरी खेती की तरफ आओ, इसके बारे फिर आपने क्या जवाब दिया? नहीं, उनको बोलते हैं ये एरिया ही नहीं है, आप हमसे जमीन लो, हम ये बोलते हैं उनको, आप एक बार ट्रायल तो करो हमारी जमीन पे। जी जी। हमारी, मैं मानता हूँ मेरा 50-60 गांव के आसपास का जो मेरा अपनी रेंज है, जिनमें मैं आना जाना है, काम करता हूँ। तो हमने बोला भी इस जमीन में आप ट्रायल तो लो एक बार। यदि यहाँ पर आप बोलते हो भी 30 बोरी आलू भी लगा के 100 निकाल देंगे, 200 निकाल देंगे, तो हम तैयार हैं इसको, आप इसको आलू में या मक्की में कन्वर्ट कर दो। तो है ही नहीं, पर सिस्टम ही नहीं है सरकार का। मुंह जुबानी बात करते हैं, बोल दिया तो हवा में बहुत कुछ सरकार के मुंह जुबानी बात करते हैं कोई। हरकेश जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहूँगा
ये अनुभवहीन सरकार कहूंगा या ऐसी पार्टी है जो किसान के बारे में सोचती ही नहीं, जिसकी ये सरकार है जो सत्ता पक्ष में है आज की डेट में। अभी इन्होंने पिछले दिनों कहा था कि यहाँ पर धान नहीं लगाना, शाहबाद में इन्होंने डिफाइन किया था एरिया, ये चुना था, यानी मेरा कहने का मतलब, लेकिन वहाँ आज भी धान लगा है। अब इन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसे करो, धान छोड़ दो, मक्का लगा लो। फार्मर कैसे लगाएगा? पिछले साल मेरे पास अब की बार वाली है जी 700 क्विंटल मक्का था जी, पिछले साल मैंने बेचा 1950 रुपए, इस बार हाँ, और 1700-1800 रुपए सरकार ने जो एमएसपी दिया है, और अब की बार मैंने बेचा है 700 रुपए। बताइए, तो सरकार की जो खरीद की नीतियां हैं, नीतियां खराब है। अब जैसे बासमती की बात आपने की जी, इसका तो इरादा बासमती में भी बड़ा खराब रहा है। इस सरकार के टाइम में बासमती का रेट पिछले 20 सालों में हर मतलब रिकॉर्ड देखें, अगर उसकी एवरेज देखें, इस सरकार के टाइम में जिस दिन से आई है तो इसका मंदा ही रहा है बासमती का, क्योंकि जो एक्सपोर्ट नीतियां हैं जी, एक्सपोर्ट, जब बासमती का चावल ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है बिल्कुल, तभी रेट किसान को मिलता है। लेकिन ये उस पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं। जब वो डॉलर से कन्वर्ट होकर पैसा आता है तो जो व्यापारी है उसको नहीं मिलता, तो वो किसान को पैसा नहीं दे पाता। ये सरकार की नीतियां हमें अब की बार किसान के खिलाफ रही है, तो यही कारण है, न बासमती न मक्का किसी में लाभ ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं ये बात शायद आज के एपिसोड में नहीं करने वाला था, मैं 1-2 दिन बाद करने वाला था। जो आपका भी धरना चल रहा था उसके अंदर हमने लाइव दिखाया, आपने देखा ही। चलिए, हमने काफ़ी कवर करने की कोशिश की, आपकी बात 2-3 पब्लिक की तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे साथ ही ऑफिस में 2-4, मैं नाम तो नहीं लूँगा, 1-2 पत्रकार साथी भी थे, 2-4 और हमारे जो नेतागण हैं, तथाकथित नेता भी कह सकते हैं, जो छुटभइये नेता भी मैं उनको कह सकता हूं। चलो, मेरे पास आए, मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए, जो आया मेरे लिए तो सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन बातें जो हुई उनको शायद यही नहीं पता था कि कनक किस सीज़न में लगती है, जीरी का सीज़न कौन सा है। और मुझे ये हैरानी हुई, मैंने तो बातों बातों में यहाँ तक राकेश जी के बिल्कुल एक कुर्सी पे बैठ के सच्ची बात कर रहा हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, नहीं तो वो ज़रूर दिखाता। हमारे उस 1-2 भाई को तो यही नहीं पता था कि छोले का दरख्त कितना बड़ा होता है। ये वालिया साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये ऐसे ही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, और मैंने जान के कहा, मैं क्या छोले का दरख्त कितना बड़ा होता है, उनको यही नहीं पता कि छोले का दरख्त होता है या छोले की टहनी होती है या छोले का पौधा कितना होता है। वालिया साहब, अभी देखो, आप ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम आप दे दो जी, हम धान खरीद लेंगे, पोर्टल के ऊपर आप दर्ज कर दो जी। ये 5 दिन धरना लगने के बाद, 4 दिन धरना लगने के बाद भी ये लोग माने नहीं, कहते हैं आपको डेट पोर्टल पे डालनी पड़ेगी, जबकि जमीन के ऊपर बात ये है ऑन द ग्राउंड कि किसान को खुद नहीं पता कि मेरी फसल आज कटेगी या परसों कटेगी, मौसम खराब हो गया 10 दिन बाद भी हो सकता है। और अगर एक बार पोर्टल पे टाइम दे दिया तो हमने वहां बार बार ट्राई किया, उसको चेंज ही नहीं कर सकते, सबमिट जो उसमें एक बार कर दिया उसको एडिट नहीं कर सकते। ये ऐसी जो नीतियां सरकार लेके आई है कि आप हमें डेट बताओ पहले, आज तक किसान हरियाणा पंजाब का कोई बता ही नहीं सका कि मेरी फसल किस दिन कटेगी। उसमें वेरिएशन होती है, 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, मौसम पे डिपेंड करता है। 10 दिन पहले अगर मान लो पश्चिम की तरफ से हवा अच्छी चल जाती है तो 10 दिन पहले कट जाएगी फसल। अगर उसने डेट दे दी अगले हफ्ते की, और हो सकता है मौसम खराब हो जाए, 10 दिन लेट भी हो जाए। तो ये ऐसी नीतियां जो बना रहे हैं, जो वो जिनको यही नहीं पता कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है या चने का पौधा होता है, उन लोगों की बनाई हुई नीतियां हमें परेशान कर रही है। ऐसी आपने हमारी, अगर आपकी बात से मैं एक चीज और बताऊं कि धान की जो कटाई की बात करें मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए, क्योंकि मैं इससे जुड़ा रहा हूँ तब बात कर रहा हूँ, शायद मुझे भी ना पता होता कि पौधे कितने बड़े होते हैं। जो हमारे नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, अरे मेरे भाइयों, ये नवरात्रे आने वाले हैं, और ये जो कटाई हमारी, जो ये धान की फसल की कटाई है, ये 28 दिन, मैं 30 दिन भी नहीं कह रहा, मैं 20 दिन भी नहीं कह रहा, हमारे जो बुजुर्ग बताते थे 28, 27, 28, 29, ये 3 दिन तक के बीच में 28 दिन तो लगते ही लगते हैं फसल को समेटने के लिए। नहीं इसमें नमी रह जाएगी, नहीं इसमें फिर आप कह देंगे भी इसमें इतनी नमी है, इतने की नहीं बिकती, इतने दिन लगते हैं, 2-4 दिन इसको फिर किसान इसको सुखाता भी है, और ये नरातों तक चलती है ये फसल। और हमारे भाई कह रहे हैं जी, आप बताओ जीरी कब लेके आ रहे हैं? वालिया जी, एक और बात है कि जैसे ही धान लगाता है किसान, जिसने 10 एकड़ लगाना है वो 25 दिन में लगाता है। जो धान आज लगाया
और एक 25 दिन बाद लगाया, बिल्कुल वो फसल आएगी 25 दिन बाद। मैं वो 28 दिन लेके चल रहा हूँ जी। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हैं। एक दिन ला ही नहीं सकता, ये कहते हैं एक हफ्ते के अंदर लेके आओ, कैसे लेके आएगा किसान? बिल्कुल। और धान की गेहूं है उसे स्टोर कर सकता है फार्मर, लेकिन ये तो नामुमकिन है कि धान की फसल तो स्टोर हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं अपना नुकसान करना है। किसान तो अपने पैरों पे आपको हाड़ी मारेगा इसको, अगर फसल को इसको डंप करेगा। अगर 20 घंटे से ऊपर ट्रॉली के अंदर भी रह जाए उसमें तो डैमेज हो जाए, बिल्कुल डैमेज हो जाती है। हमारे जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कम से कम जैसा हम सत्य की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, हमारे हरकेश जी ने बात की, हमारे कुलवंत जी ने आपसे बताया, और आप लोगों की भी हम बात ले रहे हैं। अंत में मैं फिर वही बात करूंगा, हम 3 अध्यादेशों की तरफ आते हुए, जैसे आपने बताया कि उसके अंदर कोई दाद फरियाद नहीं रखी, भाई आप तो सिर्फ डीसी तक ही जा सकते हो, ये एसडीएम के सामने अपना दुखड़ा रो सकते हो। एसडीएम के साहब के पास काम कितना होता है, पहले ही नहीं वो टाइम दे पाते। जैसा आपने बताया मेमोरेंडम लेने का तो उनके पास टाइम नहीं, किसानों की वो सुनेंगे कैसे? फिर वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, हाय हाय, सड़कों पे आओ, अंदर जाओ, पानी की बुछारें से हो, लाठियां से हो, यही चीजें होंगी। बिल्कुल सही बात। अगर हम इसका पहले ही इंतजाम क्यों ना करें? मैं अपने नेताओं को, जो खास तौर पर हरियाणा के नेता हैं, हमारे सीएम हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे एमएलए हैं, सभी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो जायज़ मांग है किसानों की, जायज़ मांग जरूर मान लेनी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उनकी बात सुनी तो जाए। ये तो एक ऐसा चीज़ हो गया कि इनको किसान कहते हैं हमें तो पता ही नहीं इनके अंदर है भी क्या बिलों के अंदर। जो आपको पता लगा, थोड़ा सा 1 मिनट में आप लास्ट में क्या बात करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इन्होंने इस तीनों कानूनों के अंदर सबसे पहला क्या है, 1 नेशन 1 मार्केट, के देश के अंदर किसान कहीं भी बेच सकता है जी। और लेकिन इन्हीं की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि मैं यूपी की धान नहीं लूंगा, नहीं मैं पंजाब की नहीं लूंगा। तो ये इनके जो मोदी जी ने 3 कानून बनाए हैं, इसके पहले कानून को यहाँ का चीफ मिनिस्टर ही नहीं मानता। सबसे पहली बात, एक ही पार्टी के हैं, पर्दाफाश होता है, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है और ये उसको सारा दिन प्रशंसा करता है मनोहर लाल खट्टर मोदी जी की, और मोदी जी के बनाए कानून को मानता नहीं, क्योंकि ये चाहता है कि हम सरकार किसान को बोले, जो ये मुंह से बोलते हैं वो नहीं करते, ये परेशान करने वाली नीतियां लेके आते हैं। और परेशान करने वाली जो नीतियां हैं मनोहर लाल खट्टर सबसे ज्यादा लेके आता है, और जो एक्चुअल में ग्राउंड पे ज्यादा परेशान करता है, बोलता है भाई हम किसान के साथ हैं, इसने जिसके साथ बोल दिया उसके साथ तो ये है ही नहीं, ये मान के चलो। इतना झूठ ये बोलने वाली सरकार है वालिया जी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो सेंटर सरकार करी है, जहां भी आप चाहो तो बेच सकता है किसान, लेकिन मनोहर लाल खट्टर कहते हैं मैं अपनी स्टेट में बेचने। हाँ, ये तो हफ्ता पहले बयान आ चुका है, यूपी के किसानों की आने ही नहीं दी। उसका स्टेटमेंट भी दी मनोहर लाल खट्टर ने कि मैं पोर्टल पे जिसकी चढ़ी है, पोर्टल पे हरियाणा की चढ़ी है, पंजाब वालों की नहीं। पोर्टल में तो आ ही नहीं सकती दूसरों की, अगर आपका आधार कार्ड ही नहीं है तो आप कहां से पोर्टल पे चढ़ जाएगी? जबकि पहले किसान कहीं भी बेच सकता था, अब तो उस चीज को इन्होंने कानून देखने में लोगों को लगता है कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हरियाणा है जो कहता मैं नहीं लूंगा। नहीं, एक और जो इसके बारे में आपसे दोनों से पूछूंगा। हमारी रीना जी लिख रही हैं, धरती से एक पाप का बोझ तो हटा, बाकी सब पापी भी हट जाएंगे। रीना जी, हमें नहीं समझ आया क्या पाप का बोझ हटा या कहीं हटा, थोड़ा सा आप खुल के बताइए। वो लिख रही हैं, एसडीएम और डीसी के बाहर बैठे अंग्रेजों को पढ़े लिखों की बात तो समझ आती नहीं, किसानों की क्या समझेंगे? बहुत बड़ी बात है कि एसडीएम के बाहर जो उनके रीडर या क्लर्क बैठे हैं, उनको पढ़े लिखों की बात तो समझ नहीं आती, बेचारे किसान उनको क्या समझाएंगे? बहुत ठीक बात कही। अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वालिया जी ये बात करते हैं, अभी नीरव मोदी के साथ जिस दिन उसको पैसा उसने बैंक से लिया होगा जी, जिस भी बैंक से लिया उसने बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जितने साइन बैंक करा सकता है, बैंकर करा सकता है, किसान कंपनी वाले से नहीं करा सकेगा। अगर ये बैंकर का पैसा लेके नीरव मोदी 1000 करोड़ रुपया भाग जाता है, कोई चौकसी उस पैसा बैंक का लेके भाग जाता, किसान का पैसा लेकर के भागना फसल खरीदने के बाद इनके लिए बड़ा आसान है। किसान कहाँ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते? बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो कुलवंत जी। मैं आप दोनों से पूछूंगा कि जो बॉर्डर बेल्ट पड़ती है, क्योंकि हम हरियाणा की बात करें, इधर पंजाब लग रहा है, उधर यूपी लग रहा है, ये या कुछ एरिया में राजस्थान दूसरी तरफ चला जाता है, उसको छोड़ते हैं हम।
हमारे कुछ जो किसान भाई हैं उनकी रहायश मान लो अम्बाला में है और उनकी ज़मीन ये घग्गर के पार पड़ती है, किसी गनौर एरिया में पड़ती है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं वहाँ रहा हूँ, देखा है मैंने एज ए ऑफिसर वहाँ पे। कुछ की ये अपना शंभू एरिया में पड़ती है, या वो पंजाब में रह रहा है, उसकी यहाँ साथ में डडियाना गांव है, या दूसरे साथ लगते छोटी घेल है, बड़ी घेल है, लहारसा है, अगर दानीपुर है, ये पूरी बेल्ट है, इनमें आपस में ज़मीन इधर उधर है, तो उनका क्या हाल होगा आने वाले समय में? नहीं, ये देखो अभी तक जो था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे एमपी के लोग राजस्थान में बेचते हैं, राजस्थान के लोग हरियाणा पंजाब में बेच लेते हैं, पंजाब का किसान हरियाणा में, और कोई जगह पंजाब की मंडियां नज़दीक पड़ती थी तो हरियाणा का किसान वहां बेच लेता था। लेकिन ये इस सरकार ने सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर परेशान करना स्टार्ट किया है तो मनोहर खट्टर ने परेशान किया है कि सेंटर तो कह रहा है जहां मर्जी बेचें, आप पंजाब की चाहे गुजरात में जाके बेचें, और यहाँ हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं यूपी से को नहीं आने दूंगा, मैं पंजाब वालों को नहीं आने दूंगा, और कई मंत्री भी उनके साथ होकर ये बात करते हैं। हाँ, ये ऐसा देखो यही इस पार्टी का जो झूठ का पर्दाफाश हो जाता है कि ये कहते कुछ और करते कुछ। हमारे एक साथी हैं, वो लिख रहे हैं, न्याय में जाना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार कैसे रोक सकती है? उन्होंने तो रोका है भाई, रोक लिया हमें, फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, मान लो आप चाहे आपकी छोटी ही लड़ाई हो जाए किसी के साथ, छोटी से छोटी, आप कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सिविल कोर्ट में जा सकते हो, डीसी पे, एसडीएम पे, सब पे जा सकते हो। जब एक आदमी हमारे लाखों करोड़ लेके भाग गया, भागेंगे तो कन्फर्म है, जब एक आदमी ने बोल दिया एक पैन कार्ड लेके आओ, जिम्मेदारों का माल खरीद लो, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास, जैसे आरबीआई के पास बैंकों का जमा है, चलो वो हमारी सेफ्टी के लिए है। अब तो किसी का कुछ भी जमा नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये तो करोड़ों लाखों रुपए की धान लेके इकट्ठा करके भाग जाएंगे। मेरा एक बुआ का लड़का था, मैं भी कुछ टाइम यूपी में रहा, उसने बासमती की धान लगाता था जी। उसने 2 पार्टियों ने ठेके में जमीन लेके, उस टाइम में मैं वहीं था, चलो महीना 2 महीना लगाते हैं, वेला टाइम था, तो उन्होंने लगभग 13-14 लाख की बासमती एक फर्म को बेची। तो वो फर्म मैं अब भी पूछता हूँ, उसको 6-7 साल हो गए, भाई पैसे हो गए, भाई मन तो खेती छोड़ दी, वहाँ अब क्या करा, मैं तो ट्रक पे ड्राइवर लग गया भाई ने कहा। मैं क्या यार क्या करा, 14 लाख मेरी सारी उम्र की कमाई थी, जो मेरे को बच्चे सेटल वास्ता या मेरे कुछ ये थे, तो वही लेके भाग गया। अब क्या करूँ, ट्रक पे ड्राइवर का काम करता है, खेती उसने छोड़ दी, मैं दोबारा खेती नहीं करूँगा जिंदगी में। अब ऐसा ही यहाँ पर हाल होगा। तो ये तो थी इन्होंने जो बात बताई कि क्या हालत है खेती के, कैसे किसान कहाँ कहाँ छोड़ रहे हैं। अंत में आप हरकेश जी कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से, सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? 1-2 मिनट में आप अपनी बात रखिए। मैं सरकार से भी और जनता से भी, और इस देश की अगर हमदर्दी किसी के अंदर है, उस हर एक नागरिक को एक प्रार्थना, एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो तीनों कानून हैं ये देश हित में नहीं है, केवल किसान ही नहीं, ये देश के भी हित में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी छूट जो कॉरपोरेट या कोई भी खरीदार जो फसल को आएगा उसको दी गई है। कि पहले ये था इस देश के कानून के अंदर कि कोई भी आदमी किसी खाद्य पदार्थ को जरूरत से ज्यादा स्टोर करता था तो वो दंडनीय अपराध था जी। जब वाजपेयी सरकार आई उसने उस 10 साल की सजा को 1 साल कर दिया। अब इस सरकार ने उसको बिल्कुल माफ कर दिया कि उसको कोई सजा नहीं होगी, वो अनलिमिटेड स्टोर कर सकता है। ठीक, तो उसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पे, देश के हर नागरिक पे पड़ेगा और इस सरकार पे भी पड़ेगा, इस देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। कोई एक आदमी इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है, वो पूरा माल स्टोर कर ले और इस देश के हर नागरिक को या सरकार को ही उल्टा वो अनाज स्टोर करने के बाद वो 1000 रुपए किलो बेचे। ये क्योंकि आज कानून ने छूट दे दी इन तीनों कानून, तो इसमें इन्होंने कहा है कि उसको कोई सजा नहीं। और फिर दूसरी बात, जो खरीदने वाली कंपनियां हैं वालिया साहब जी, वो उस ना कोई कंपनी की सर्टिफिकेशन, ना सरकार के पास कोई दर्ज, वो कहते हैं केवल पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड क्या है? एक टैक्स पे ही है, वो तो एक मजदूर भी हो सकता है। वो लेके किसान का एक पैन कार्ड दिखा के खरीद ले, खरीदने के बाद वो पैसा लेके भाग जाए, क्या पकड़ेंगे उसका? सरकार कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। ये तो सरासर किसान को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए एक कानून बनाया गया है।
और पूरे किसानों को ही नहीं, पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए ये पूरे देश के हर नागरिक के, मैं ये कहूँगा, खिलाफ है। और पूरे देश के, चाहे कोई राजनेता, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का है, अगर उसके अंदर देश के लिए जरा सा भी प्रेम है तो इन तीनों कानूनों का विरोध करना चाहिए। आज का किसान पढ़ा लिखा है, वो अच्छे से समझता है, तभी इसका विरोध कर रहा है। और हमारे जितने भी किसान संगठन हैं उनका साथ देना चाहिए। मैं तो यही अपील हर नागरिक, हर राजनीतिक से करूँगा। ये ठीक कहा आपने कुलवंत जी। जैसा हमारे व्यूअर्स ने बताया, पूछ भी रहे हैं कि आप भाजपा से जुड़े हुए थे, भाजपा को आप सपोर्टर थे, वोट डाली, क्या आपने, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ मैं आपसे बात, जैसे आपने कहा किसानों के, मैं पहले किसान हूँ, किसानों की डिमांड बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ये बिल जो हैं इनमें ये त्रुटियाँ हैं, आपने कहा, क्या आपने अपने भाजपा नेता से, चाहे वो आपका शहर का नेता हो, आपका एमएलए हो, या आपके जिसके थ्रू आप भाजपा में शामिल हुए या जिन सपोर्ट करते हो, उनसे बात की कि नहीं भाई इस ओर ध्यान देना चाहिए? जी, जैसे मैं पिछले प्लान में सरपंच भी रहा हूँ, हाँ, सरपंच। जी जी। तो इसके साथ जो मेरे साथी हैं गांव के, जो साथ जुड़े थे, मेरे साथ आए थे, सबने एक सलाह मशवरा करके चलो अपन ये काम करते हैं, चलो अपने हिसाब से नहीं वो अलग करता है काम। तो अब हम सब इकट्ठे ही बैठते हैं, एक छत के नीचे 20-30 ताश वगैरह खेल लेते हैं, गप्पे सप्पे लगानी है। अब मैं सबसे पूछता हूँ, देखो अपने पास से कितनी बड़ी गलती होगी, वो सभी कहते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो वो अलग चीज है, गलती नहीं हुई, शायद आप ठीक हो उस वक्त, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उसके बाद जो आप कहते हो कि हमारे से हुआ, आप अपने लीडर से, जो आपका एमएलए है या आपके एमपी हैं या आपके मिनिस्टर हैं, भाजपा में बहुत से लोग आपके जानकार हैं, आप सरपंच का इलेक्शन लड़े हो, आपके सरपंची में आपकी सपोर्ट करने भी वो आए थे, आएंगे अगर कल को भी आप लड़ते हो, ठीक है नहीं? तो आपने उनको अपना दुखड़ा सुनाया कि नहीं? मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, वो किसी से हमने कोई इस बारे में कोई बात नहीं की या कोशिश की, वो नहीं मिले, या हमने कोशिश बात ही नहीं की, और आपको मनाने भी कोई नहीं आया, आप क्या कर रहे हो या क्यों ऐसी बात कर रहे हो, आपसे ना कोई पूछने आया, ना आपने किसी से बात की, आपने तो झटका साहब रखा, कोई आवागा जवाब दे देंगे, नहीं तो भाई हम अपना था, हम अपने घर राजी, हम सारे घर राजी। हमारे एक और सपोर्ट लिख रहे हैं कि चलिए भाई आपका अपना वर्षन है, ये डी सिंह जी कोई लिख रहे हैं, ये तो कलयुग दा रावण है, तुसी सारे ही जानते हो। चलो खैर, आप अपनी जगह डीपी सिंह जी ठीक होंगे, किसी को मांसवादी, किसी को माहवादी, क्यों जी? और दूसरी बात, एक चीज़ और, हमारे कई दर्शक ने जो ये प्रोग्राम देखा उनका मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना था कि मिस्टर वालिया, हमारे रतन सिंह ढिल्लों हैं कैंट से, वो इसके बारे, और डॉक्टर गुरदेव सिंह है, विद्वान लोग भी ये प्रोग्राम हमारा आपका जो आपने 4-5 दिन चलाया, उनका ये कहना था कि शायद ये आज के बच्चों को ना पता लगे, वालिया जी आप तो समझदार हो, चलो समझदार क्या, हम भी एक आप जैसे भाई हैं, कि जो बातें हुई रात नू या दिन में जो किसान भाई बातें कर रहे थे, वो पौंदी भाषा के अंदर थी, हमारे पौधी भाषा जो इस एरिया में बोली जाती थी, कि कम से कम जैसे दुआबा है, माझा है, मालवा है, एक ये पेप्सू का या पंजाब का है, ये हिस्सा हुआ करता था पौंदी एरिया, जिसके अंदर ये चंडीगढ़ के सारे गांव, जो साई ये गांव, ये लोसिम्बली वाला एरिया, सील वाला एरिया, ये आपका मर्दोंपुर साहब वाला एरिया, ये सारा ये एरिया तुम्हारे पंजोखड़ा साहब वाली बेल्ट, ये सारी नंगला, हंडेसरा, इसको सारे को अंबाला शहर, कैंट, ये शाहबाद तक जाए थी हो, इसनों हम पौंदी एरिया, और वो बातें कहाँ सुन के मानू बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कह जी अखीर में चलते चलते पौंदी भाषा में जरूर बात करो दोनों भाई, मानू अच्छा लगेगा। देखो, पुवाद का एक अपना कल्चर है, अपनी बोली है, अपनी लिखन शैली भी पहले पुवाद की अपनी थी, जो हम खो बैठे। आज हम जब किसान इकट्ठे होकर बोलते हैं, मेरे को कईयों ने कमेंट किया, कईयों ने फोन करके कहा कि भाई साहब आप अच्छी पंजाबी बोल लेते हो, अच्छी हिंदी बोल लेते हो, आपने ये क्या बोलना स्टार्ट किया? मैं कह जी हमारी गांव वाली आवाज है भाई, हम अपनी पुवाद की बोली, जब पुवादी सारे बैठे हैं, हमने तो किसानों को समझाना, हमारे जो किसान है वो पुवादी बोली को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लें। और एक थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी है, जब इसको इंटरनेट पे या कहीं टीवी पे लाइव जैसे करते हैं, तो हमारी जो पुवादी बोली है थोड़ी उखड़नी है, इसके कुछ लफ्ज ऐसे हैं दूसरे को चुभते हैं, जैसे अब हिंदी भाषा में कह देते हैं सरकार को घुटने टेक दिए,
लेकिन हमारी पुआधी बोली में कहते हैं कोटा कर लिया सरकार को, वो बुरे लगते हैं लफ्ज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कई बार हमें बचना ही पड़ता है। और इसके अंदर थोड़ी पुआधी बोली के अंदर एक ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी हो, वो कुछ लफ्ज हमारे ऐसे हैं, इसलिए इनको टेलीकास्ट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपनी पुआधी बोली से जुड़े हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, हमारे व्यूअर्स ने लिखा है बहुत बढ़िया, कम से कम पुरानी हमारे बुजुर्गों की जो आन बान शान जो कल्चर थी इस एरिए की, उसको आपने एक बार फिर जिंदा किया। यही कहते हैं कि खास बात जो ख्वाब जिंदा हैं, जो अपने बात करें हम रोहतक, सोनीपत या उस बेल्ट की, भिवानी बेल्ट की, वहाँ पे खाप जो चल रही हैं, कहते उन्होंने अपना कल्चर अभी ये नहीं छोड़ा, खाप का अपनी बोली नहीं छोड़ी। नहीं, हम भी नहीं छोड़ते जी। और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरबाणी भी है हमारी बोली के अंदर। हम थारे पे खारी जियो, जो थारे लफ्ज है किसी भाषा के अंदर नहीं है, सिर्फ हमारी जो पुआधी बोली है हमारी यहाँ की, ये पुआधी बोली के अंदर ये थारा गाँव जी, ये मारा गाँव जी, ये सारी बोली हमारी पुआधी है। और गुरबाणी भी लिखी गई पुआधी बोली में। और जो ओल्ड अम्बाला था जिसकी तहसील रोपड़ पड़ती थी, यानी कि चंडीगढ़ के इर्द गिर्द, जैसे पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, हमारा ये सारा है ही पुआध का एरिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत बढ़िया कल्चर। अम्बाला तो कभी वही बात आ जाती है, अम्बाला का नाम सुन के झुंझुनी सी होती है अपने ऐतिहासिक शहर का नाम सुन के। अम्बाला तो आपने नालागढ़ कहा, शिमला तक इसकी हद होती थी, इधर सहारनपुर तक अम्बाला होता था, उधर हिसार तक अम्बाला होता था, इतना बड़ा था अम्बाला। अम्बाला से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अम्बाला में 1885 में जब कांग्रेस की बनतर हुई, कांग्रेस OU ने बनाई, उसमें 2 शख्स अम्बाला के थे, लाला मुरलीधर अम्बालवी और सरदार झंडा सिंह एडवोकेट, जो अम्बाला के थे। और इसी तरह अगर हम बात करें 1947 में आज़ादी में सबसे पहले जो लाला मुरलीधर थे, अंग्रेजों ने किसी को ऑन रिकॉर्ड कैद किया था, वो भी अम्बाला के लाला मुरलीधर थे। अंग्रेजों ने अगर सबसे पहले किसी को ऑन रिकॉर्ड विद ऑथेंटिक प्रूफ है हमारे पास, मैं तो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अंग्रेजों ने किसी को फांसी दी हिंदुस्तान में, वो भी अम्बाला के सरदार मोहर सिंह आलूवालिया थे, जिन्हें किंगफिशर के पास फांसी पे लटका रखा था। ये रहा है अम्बाला का इतिहास। 1948 के अंदर जब पाकिस्तान की गुरिल्ला वार हुई कश्मीर के अंदर, सबसे पहले सरदार शेखो यहाँ से अम्बाला की इस पवित्र धरती से जहाज लेकर उड़े थे। उसके बाद 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, चाइना की वार में सबसे पहले अम्बाला से ही जहाज उड़कर गए थे। वालिया जी, एक और उदाहरण आज इतिहास में आप लोग लिख लेना, आप तो एक बहुत अच्छे राइटर भी हो, कि आज जो किसानों के खिलाफ ये तीनों कानून ये भी अम्बाला से, इसका जो संघर्ष का आगाज हुआ है, मैं वहीं वो भी अम्बाला से हुआ है। बहुत बड़ी बात है। और पीपली रैली में जो 80% जो वहाँ लोग गए, 70% थे पूरे देश के, लेकिन सरकार ने रोक लिया, जगह जगह पे ब्रेक किया अम्बाला से। हाँ, और इन लोगों ने संघर्ष करके वहाँ गए, रैली की। उसके बाद इन्होंने डंडे खाए, 17-18 लोग अम्बाला ही के थे। और वो उसके बाद फिर पंजाब के किसान जागे जी, जबकि ये जिला पीछे रहता था। लेकिन अब जो इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ इस जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ भी जो संघर्ष का आगाज हुआ है, वो भी दोबारा फिर अम्बाला से ही स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ी बात है। अम्बाला का इतिहास तो माँ अंबिका का शहर है। अम्बाला माँ अंबिका के नाम से, महाभारत में अंबिका, अंबालिका और अम्बा, ये 3 बहनें हुई थी, उसी के नाम से अम्बाला पड़ा। अम्बाला वो पवित्र स्थान है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चिड़ियों से बाल लड़ाए थे। अम्बाला वो पवित्र स्थान है जहाँ 5 पीरों की दरगाह है। अम्बाला वो पवित्र स्थान है जहाँ जैन समाज को काशी बोला जाता है, जैन समाज की अम्बाला को। अम्बाला वो पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे आदि समाज के वाल्मीकि भाइयों का सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया में अगर मंदिर बना था, अम्बाला में 1905 में अम्बाला में मंदिर बना था वाल्मीकि समाज का। अम्बाला तो वो पवित्र स्थान है जहाँ पर सनातन धर्म सभा की जड़ें बहुत मजबूत है। अम्बाला वो पवित्र स्थान है जहाँ पर स्वामी अवधेशानंद, जो अब हिंदू समाज के हमारे महामंडलेश्वर हैं। अम्बाला वो पवित्र स्थान है जहाँ स्वामी ज्ञानानंद जी, जो महामंडलेश्वर हैं इस वक्त सनातन हमारी हिंदू संस्कृति के। अम्बाला की क्या बात करें, अम्बाला में संत जगत सिंह निर्मले, जो निर्मले संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए हैं सिख समाज में, अम्बाला से थे।
अम्बाला में पूज्य काशी राम जी के नाम से स्कूल कॉलेज, आर्या समाज की अम्बाला को बहुत बड़ी देन है। अम्बाला तो एक ऐसा गुलदस्ता है, ये तो शांत प्रिय शहर है। अगर सोता रहे ठीक है, अगर ये जाग जाए तो क्रांतियाँ यहीं से शुरू हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे किसान भाई अगर जागे हैं, अम्बाला की इस पवित्र धरती से जागे हैं, माँ अम्बा का आशीर्वाद लेके, गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद लेके, गुरुओं पीरों का ये पवित्र धरती का आशीर्वाद लेके हमारे भाई आप निकले हैं। परमात्मा, वो अकाल पुरख, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो राम आपकी जरूर सुनेगा। और निश्चय कर अपनी जीत करो, चू कर जहाँ हिलते दरगजस्त, हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। ऐसी बातें जो गुरु दरवेश कह गए हैं, कुछ ना कुछ तो बातें होती ही हैं, इतिहास अपने आप दोहराया जाता है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि हम कर्म किए जाएं, फल की इच्छा ना रखें। मानस की जात सब है एक पहचान, वो की बात करें कि हमारे मजदूर भाई भी, हमारे आड़ती भाई भी, हमारे किसान भाई भी, हमारे सभी जो लगे हुए हैं, हमारे छोटे व्यापारी भाई भी, हम सभी एक होकर इस मुद्दे को उठाएं, सरकार तक आवाज़ उठाएं। सरकार भी हमारी अपनी है, हम लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई है। ये सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, आत्मा बोलती है कि भाई कम से कम हमारी ठीक आवाज़ तो सुनो। इसी के साथ मैं तजिंदर वालिया, हरकेश सिंह मोहड़ी जी जो नौजवान नेता हैं जिन्होंने अपने विचार रखे, और हमारे कुलवंत सिंह खैरा जी जिन्होंने अपने विचार रखे, आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं, आप कभी भी निकाल के देख सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो है ये तजिंदर वालिये का नहीं, ये आप लोगों का अपना चैनल है। ये हमारे मोदी जी का भी है, खेरा साहब का भी है। ये जो आप लोग देख रहे हो आपका अपना चैनल है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, हमारे पास कई साथी आते हैं, बैठ के बात कर लो वालिया जी, टीवी पे आते हो, शायद वो थोड़ा शर्मा रहे हैं। मेरा ये कहना है भाई, चाहे वो आप भाजपा के हो, चाहे किसी भी दल से हो, अगर अपनी आप बात रखना चाहते हो, अगर आपको किसानों को ये लगता है कि किसान यहाँ ठीक नहीं है, आप आके बात कीजिए, किसान भाई अपनी बात रखेंगे। क्यों भाई, आप तैयार हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात भी यहाँ पर आकर रखिए, और इसी तरह हम ये चर्चा जारी रखेंगे। बहुत जल्द हम अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी की कवरेज लेकर आएंगे कि अम्बाला शहर के बड़े बड़े चौक, अम्बाला में बहुत बड़ी बड़ी लग रही लाइटें, अम्बाला का जो पुराना कल्चर था उसे नई शेप दी जा रही है, ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक बढ़िया लगते हैं, लोगों का इनके बारे क्या कहना है, अम्बाला में सीवरेज सिस्टम कहाँ तक कामयाब हुआ, अम्बाला की सड़कें कहाँ तक ठीक बनी, अम्बाला में जो टाइलें लगी हैं इनकी उम्र कितनी है, हाँ जी उम्र इनकी मियाद कितनी है, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम आपको बताएंगे। और आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमारा चैनल दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपनी बात रख सकते हैं। और मैं भाई आपसे भी इजाज़त लेते हैं हम सभी अपने दर्शकों से। सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत मेहरबानी।